नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जिसको अमेरिका ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अमेरिका ने अपना मिशन मून को एक्सटेंड करते हुए आज ही प्रक्षेपण किया है और उनका जो आर्टेमिस यान है वो आज लॉन्च किया गया है। क्या इस पूरे प्रोग्राम के मायने हैं समझेंगे हम, और जानना बेहद जरूरी है आखिर मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों सभी देश मून पर अपनी लैंडिंग करना चाहते हैं, हालांकि इतना आसान होता नहीं है। भारत भी एक बार फेल हुआ, उसके बाद से भारत ने भी सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर कर ली है, अचीव कर लिया है। भारत उन 4 देशों में आ गया है जो मून पर पहुंच चुका है। लगातार कई देश अब दूसरे चरण में मून पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर चाइना की बात कर लें तो वो 2030 तक अपने यान को भेजने का प्रयास कर रहा है। कई सारे ऐसे और भी देश हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो मून पर जाएं। आखिर मून पर ऐसा क्या है, चंद्रमा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इन सभी बारीकियों को हम जानेंगे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर सर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट सर। जानेंगे उनसे कि आखिर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। अनिल सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अनिल सर, चूंकि हम देख रहे हैं कि मून बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अमेरिका ने आज ही अपना जो यान है वो चंद्रमा पर भेजा है। पहले तो सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या ये पूरा प्रोग्राम है अमेरिका का, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें। कितने दिन के लिए ये मून पर गया है और कैसे काम करेगा, थोड़ा बताइए सर इस पूरे मिशन के बारे में। हाँ, तो पहले तो मैं आपको ये बताना, थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा आज से जी 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 सर। 60 साल पहले। जी। 1969 में, जबकि पहला ह्यूमन बीइंग, हम्म। पहला आदमी चांद पर उतरा था। जी। ये उस जमाने का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था हम्म। कि पहला देश था जिसने एक ह्यूमन बीइंग को लैंड किया। और उसके बाद में अपोलो सीरीज में हम्म। करीब 14 लोग चांद पे लैंड किए। जी। अब ये उस वातावरण में हुआ था जबकि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में मसल चल स्ट्रैटेजिक रहे थे। कॉम्पिटिशन, बिल्कुल। और स्पेस में कोई भी अचीवमेंट एक देश के स्टेटस, देश की क्षमता को दिखाता था। तो हम्म। ये कंपटीशन शुरू हुआ और पहली 3 सीढ़ियां सोवियत यूनियन जीता। हम्म। स्पुतनिक यानी कि पहली सैटेलाइट उन्होंने पहले से लॉन्च की। बिल्कुल। पहला आदमी यूरी गागरिन उन्होंने भेजा, बल्कि पहला जानवर भी स्पेस में उन्होंने भेजा। हम्म। पर तब प्रेसिडेंट कैनेडी ने अपने नासा को निर्देश दिया कि 1970 तक हम्म। हमको चांद पे पहले पहुंचना है। हम्म। और नासा के साइंटिस्ट ने 1 साल पहले जून में ही, जो कि दुनिया के लिए, पूरी बिल्कुल। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्रू लैंडिंग हुई। और उसके हम्म। बाद में पिछले 30-40 साल में एक बार लैंड हो गए, एक अचीवमेंट हो गई, उससे आगे नहीं बढ़ा। अब नहीं आप बढ़ा पूछ था। रहे हैं कि चांद के लिए अब इतना इंटरेस्ट क्यों है। जी। उस समय चांद में जाना था स्टेटस सिंबल के। हम्म। अब जो ये नई न्यू स्पेस रेस है, जो ये शुरू हुई है, इसमें हम्म। अब चांद में जा रहे हैं कि चांद पहला प्लेटफॉर्म है जिससे आगे और ब्रह्मांड में जा सके। हम्म। यानी कि शुक्र में, मंगल में, ये और जागे मिल्की वे मतलब में चंद्रमा पूरे। पहली सीढ़ी है ब्रह्मांड हाँ में जी। ऊपर जाने के हाँ लिए। बिल्कुल। अब आपने पूछा कि क्यों चांद को चुना गया है। सबसे पहले हम्म। तो सबसे नजदीक जो ग्रह है हमसे चांद ही है। ओके। मून है तो इसलिए वो एक हमारी सैटेलाइट है। दूसरा, एक ही नजदीक में ऐसा वो प्लैनेट है, हम्म। ये मतलब जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी। ग्रेविटी है। तो हाँ, तो बहुत सी चीजों की वजह से, क्योंकि सबसे बढ़िया ये कारण ये है कि अचीवेबल है, सबसे नजदीक है, और एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आगे की कार्रवाई करने के। चाहे वो हम्म। एस्ट्रॉयड माइनिंग हो, चाहे वो और किसी ग्रह में जाना हो, या रिसोर्सेज की माइनिंग चांद में करनी हो, या चांद हम्म। के आसपास एस्ट्रॉयड में करनी। ओके। सो अब ये जो आर्टेमिस 2 का ये जो आर्टेमिस मिशन जो हुआ है, हम्म। इसके 3-4 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में उन्होंने एक व्हीकल भेजनी थी। अभी जो स्टेप हो रहा है उसमें हम्म। क्या हो रहा है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स हाँ बिल्कुल। अर्थ से चांद के चारों ओर जाएंगे, लैंड नहीं करेंगे, ओके। पूरे चांद चक्कर लगाकर और वापस आ जाएंगे। तो सर ये हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजनिंग रहेगी कि सिर्फ चक्कर लगा कर आएंगे और हाँ, लैंड ये नहीं करेंगे इसका अभी। मकसद ये है कि एक तो ये देखने के लिए कि पूरे जो इफेक्ट्स हैं, और
आज की जो व्हीकल है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है, वो ये कर सकती है कि नहीं कर सकती है। हम्म। साथ में डाटा कलेक्ट करेंगे, और उसका नेक्स्ट कदम जो हो, और कि ह्यूमन इफेक्ट क्या होता है, सब चीजें, अनेक साइंटिफिक चीजें जो कि हम्म। ह्यूमन को फिर से लैंड करने के लिए मदद करेंगी, उस डाटा का कलेक्शन और कुछ टेक्नोलॉजी का कंफर्मेशन हो रहा है। सर पर चूंकि हम इसका अगला हाँ अगला स्टेप जो होगा 2028 में, जी। उनका मकसद ये है कि लैंडर वहां पर हम्म। लैंड करे, और ह्यूमन बींग्स वहां पर लैंड करेंगे। सर चूंकि सब जानते हैं कि अमेरिका पहले अपने जो यात्री हैं स्पेस के वो भेज चुका है, तब से लेकर अब में सर बहुत चीजें बदल चुकी हैं, सब जानते हैं। हाँ। एनवायरनमेंट बदल चुका है और टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो क्या अभी सर अमेरिका अभी वो कैपेबिलिटी पे नहीं है कि जो लैंडिंग करा सकता था, क्योंकि हम पहले वो करा चुका है, वहां के उनके यात्री जा चुके हैं। क्या अभी सर वो कैपेबिलिटी अमेरिका में नहीं थी, या वो टेस्ट करना चाहता है कि अगर हम भेजते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए? क्योंकि उनके जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं सर, आप जानते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने वो शायद रिस्क नहीं लिया कि अभी हम दोबारा से लैंड कराएं वहां पर जाके, या डायरेक्ट हम अपने यान को भेजें कि चाहिए आप घूम के आ जाइए वहां से सर। हाँ, तो देखिए, बहुत ही सही है कि जब भी ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजना होता है, जी। कोई रिस्क नहीं लेना। और आप हम्म। जैसे कह रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी बदली हो गई, रॉकेट का डिजाइन बदली हो गया है, हम्म। रॉकेट की पावर बदली हो गई है। तो ये जो पूरे नए कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वहां जाएंगे, हम्म। नया जो लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट और बन रहे हैं, जो हम्म। कि प्राइवेट सेक्टर बना रहा है वहां अमेरिका में, इन हम्म। सबको फेजेस में करना है। तो उन्होंने इस हम्म। फेज में ये निश्चय किया कि पहले हम पहला कदम करें, दूसरा कदम करें, तीसरा कदम, ये सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से, हम्म। खासकर सेफ्टी से ज्यादा ताकि अहम। ताकि नेक्स्ट स्टेप जब वो उठाएं वो क्योंकि बिल्कुल जब परफेक्ट हो। जैसे आप पूछ रहे हैं 1969 में कुछ बहुत से रिस्क लिए होंगे जो हमको पता नहीं है, हम्म। और अब उन रिस्क को लेना जायज नहीं। लेकिन सर हमेशा से एक सवाल लगा, ये भी उठता रहा है हमेशा कि अमेरिका ये दावा जरूर करता रहा है कि उन्होंने लैंड पे चंद्रमा पे लैंडिंग की थी और अपने उनके जो एस्ट्रोनॉट थे वहां पर मून वॉक भी कर कर आए थे। वो लेकिन हमेशा सवालों के घेरे में रहा है सर। कभी भी उसके अलावा कोई और प्रूफ आज तक अमेरिका शायद दिया नहीं है, या फिर ऐसे ही चर्चाएं लगातार उठती रही हैं कि शायद ये अमेरिका एक भ्रम की स्थिति फैला के रखता है कि हमने वहां पे लोग भेजे हुए हैं। क्या वाकई में सर उस बात में दम है? क्योंकि हम देखते हैं कि सर आज की डेट में नहीं, सोशल मेरा मीडिया पे। विश्वास तो ये है कि लैंडिंग हुई थी, और वो 14 लोग चांद में गए हैं। गए थे। ये कहना बहुत आसान है कि अरे ये तो एक हम्म। झूठ था जो कि हाँ। रचा गया था इतने साल पहले। मेरे हिसाब से इतना बड़ा झूठ कोई रच नहीं सकता। नहीं दे सकता। और हालांकि दूर जगह है, सब कोई ऑब्जर्वेशन में नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। क्लेम उन्हीं के हैं। हम्म। पर ऐसी चीज में इतना बड़ा झूठ होना ज्यादा नामुमकिन लगता है। नाम नहीं लगता है। नहीं सर, चूंकि आप भी लगातार सर स्पेस एसोसिएशन चलाते हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों से बात भी आपकी होती होगी, और आप भी इन्वॉल्व रहते हो कहीं ना कहीं इन प्रोग्राम्स में। चांद पर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है सर, मैं जानना चाहता हूँ। भारत ने भी हमने देखा कि सर दूसरे प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, भारत उस फहरिस्त में आ गया उन 4 देशों की कि जो मून पर लैंड कर चुके हैं। अ, क्या वो ऐसे मिनरल्स वहां पर ऐसे हो सकते हैं, या आपका क्या ग्रेविटी का वहां पर एक चांसेस है वहां पर? अ, और पानी की भी संभावनाएं वहां पर लग रही हैं। कुछ कलेक्ट करके वहां से लोग लेकर भी चीजें आए थे, पहले हमें ऐसी जानकारी भी थी कि चांद से मिट्टी लेकर आई गई है, या वहां के कुछ नमूने वहां से आए हैं। क्या कुछ चीजें सर सामने आई हैं आपको, या फिर नॉलेज में आता है कि हाँ, चाहे वो अमेरिका ने उस पर रिसर्च की हो, रशिया ने की हो, चाइना ने की हो, या भारत ने की हो, या फ्रांस ने की हो, किसी भी XYZ देश ने की हो, चांद पर ऐसा क्या कुछ अब तक सर इंपॉर्टेंट मिला है? क्या वाकई में दे- जीवन जीने हाँ। की वहां पर पद्धति नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्लेनेट पे आप और मैं रहते हैं, जी। इससे बढ़िया दुनिया में ह्यूमन बींग्स के लिए रहने के लिए, मतलब हम्म। ब्रह्मांड में नहीं है। बिल्कुल। कोई ऐसा और प्लेनेट नहीं मिला है जहां हम्म। पर ग्रेविटी, जहां पर एटमॉस्फेयर, जहां हम्म। पर सब कुछ ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए हो। हम्म। तो उस हिसाब से तो चांद में रहना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर आपके पास ग्रेविटी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, हम्म। ऑक्सीजन नहीं है, ग्रेविटी हम्म। 1/6 है, बहुत सी डिफिकल्टीज हैं। पर हम्म। फ्यूचर रिसर्च के लिए, हम्म। फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए, और
चांद से आगे पूरे ब्रह्मांड में जाने के लिए वो एक बेस है। हम्म जो चांद का अट्रैक्शन क्या है, एक वो बेस बनता है, और दूसरा जो आप बोल रहे हैं, हमारे चंद्रयान 1 ने ये डिटेक्ट किया था कि शायद चांद में पानी है, हम्म और अगर वो पानी है तो वो एक सोर्स है जो कि जिसका कहीं इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही अच्छा। हाइड्रोजन जो है, जो कि आगे स्पेसक्राफ्ट को जाने के लिए फ्यूल बन सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी का भी आकांक्षा निकाली गई है। अभी तक कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कंफर्मेशन नहीं है। और उसके अलावा हो सकता है कि बहुत से ऐसे मेटल्स होंगे, हम्म बहुत से ऐसे चीजें होंगी जो कि जिसकी माइनिंग चांद से की जा सकती है। ओके। और चांद ही से नहीं, वो एक हम्म प्लेटफॉर्म है जिससे आप एस्ट्रॉइड तक पहुंच सकते हैं। और हम्म एस्ट्रॉइड माइनिंग यानी कि कुछ साइंटिस्ट का विचार है, बहुतों का हम्म विचार है हम्म कि जितना खनन, जितनी माइनिंग मदर अर्थ में होनी चाहिए, वो 100% रुक जा देनी चाहिए। हम्म हमारे को सब चीज के लिए और जगह डिपेंड करना दूसरे पे चाहिए, डिपेंड करना और चाहिए। हमारे प्लेनेट अर्थ को बचाना चाहिए, सर चाहे वो कैसी फॉसिल पॉसिबिलिटीज फ्यूल। हैं कि हाँ, भले ही अभी ना हो, भविष्य हाँ, में वहां जाके अब माइनिंग हो हाँ, सकती है? निश्चय है। भविष्य के लिए एक बार एक अमेरिकन स्टडी की गई थी कि 2060 में क्या होगा। तो हम्म। बहुत अच्छी हालत में क्या होगा कि बहुत से लोग चांद और धरती के बीच में रह रहे होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हम्म चांद में लोग रह रहे होंगे, और सब जगह मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री होगी। अर्थ के हम्म लिए मैन्युफैक्चरिंग इस ऊपर भूमंड ब्रह्मांड में होगी, और भूमंडल में नहीं होगी। और हम्म साथ ही अ, पूरी मतलब ये चीजें हैं, इसमें साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होने हैं, तो थोड़ा हम्म सपने की बात टाइम भी लग है सकता है कि बिल्कुल। पूरी सोलर एनर्जी हम्म पूरे अर्थ को बीम करी जाए, और यहाँ फॉसिल फ्यूल जलाने की जरूरत ना पड़े, हॉर्मूज का चैलेंज ना हो। और मुझे चैलेंज ना हो। है ना? सर मैं एक पर चीज और से हाँ, जानना पर इसमें हाँ। इसमें साइंटिफिक ब्रेक थ्रू चाहिए, क्योंकि हम्म आपको सोलर जो पैनल्स हैं वो बनाने, इतने कम कीमत में बनाने की वो हो, बीम जैसी हो कि आप प्रैक्टिकली ये कर पाए। पर हम्म। साइंटिस्ट का देश है, कुछ कंपनियां इसमें काम करने लगी हैं कि हम्म कैसे सोलर पावर को अर्थ में भेजा जा सकता है। अर्थ में भेजा जा सके। और आप देखिए कि उसका एक कदम तो ये डाटा सेंटर्स बनने में हो गया है, जो कि ओके। डाटा सेंटर्स का आज भी न्यूज़ है। नेवेडिया हम्म ने अपना पहला भेजा है, और स्पेस एक्स और एलन मस्क का और नेवेडिया का और बहुत कंपनियों का कहना है कि फ्यूचर में जितने डाटा सेंटर्स होंगे वो स्पेस में होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी की हम्म रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि सोलर एनर्जी से मिल सकती है। और हम्म उनको कूलिंग की भी जो रिक्वायरमेंट है, हम्म वो स्पेस में ज़्यादा आसानी से की जा सकती क्योंकि ठंडक रहती है ऊपर सर। है। जी हाँ, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम ठंडा और गर्म होता है, पर बिल्कुल। मतलब कूलिंग करना आसान हो जाए। बैलेंस करना पड़ेगा मतलब तो कहीं ना कहीं तो उसको। ये तो डाटा सेंटर मतलब अगर आप इनका एलोन मस्क का इंटरव्यू देखिए, तो उनका तो ये है कि कुछ हम्म सालों बाद ये इसकी कीमत ये हो जाएगी कि ये फिजिबल है। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी, इतने इतने केजी वेट को ऊपर भेजना और हम्म उसको वहां मेंटेन करना डिफिकल्ट है। पर निश्चय ही जिस हिसाब से स्पेस में टेक्नोलॉजी जा रही है, हम्म डाटा सेंटर्स तो शीघ्र ही जाएंगे, और फ्यूचर में हो सकता है हम्म। अर्थ को एनर्जी भी स्पेस से प्रोवाइड की जाए। सर इसमें चूंकि हमने देखा कि भारत के मंगल सॉरी चंद्रयान हमने भेजा, सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया हमने। भारत ने क्या अचीव किया सर उस मिशन से अपना, अगर थोड़ा बता पाएं, क्योंकि उसके बाद हाँ लगातार से। अब देख, चंद्रयान 1 का अचीवमेंट ये था कि किसी ने पानी डिटेक्ट नहीं किया था स्पेस में हम्म कि मून में पानी है। वो चंद्रयान 1 ने किया। चंद्रयान 3 ने क्या अचीव किया? चंद्रयान 3 ने उस जगह लैंडिंग की जो साउथ पोल है। साउथ पोल है बिल्कुल, जो आज तक कोई हाँ, अंधेरा है यहाँ पे जो सारा। कि जो कि बहुत मुश्किल इलाका था, उस पे लैंडिंग की है। और हम्म साथ ही अभी हमने अगली क्षमता हमारी ये होगी कि हम वहां से सैंपल्स लेके और सैंपल लेके जगह जगह वहां पर तो माइनिंग करके और सैंपल्स लाके, मतलब छोटे छोटे सैंपल्स लाके देखने के हम्म लिए कि क्या क्या वो है, वो कर लेंगे। वो चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 तक हो जाएगा। और 2040 तक तो निश्चय ही एक भारतीय भारतीय वाहन में, स्पेस वाहन में जाकर मून में जाएगा। हम्म और फ्यूचर में जब वहां कॉलोनीज बनेंगी,
तो एक हिस्सा हमारे भारतवर्ष का भी। भारत का भी होगा। हालांकि नाम तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसको शिव सागर रख ही दिया है, जी जिसको हाँ। जो जहाँ पर हमारा रोवर लैंड किया था 36 तक। उसका नाम शिव सागर रखा है। हाँ। सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि भारत ने भी कदम बढ़ाए हैं स्पेस के लिए अपने चंद्रमा पे, जिस तरीके से हमने लैंडिंग की है। मंगलयान भी सर हमारा एक कहीं ना कहीं जो बहुत आयामी प्रोजेक्ट है वो भी सर चल रहा है। सर उसमें क्या अभी प्रोग्रेस है हमारा, क्या भारत अभी मंगलयान को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है सर, अगर थोड़ी जानकारी बता पाए कि हाँ। देखिए अभी जो इसरो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम्म। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उनके इमिडिएटली सामने है, गगन यात्रियों को भेजना। हम्म। कि वो कैपेबिलिटी को प्रूव करना कि ह्यूमन बीइंग्स भारत से, भारत के एस्ट्रोनॉट जिनको हम हम्म। गगन यात्री बोल रहे हैं, वो स्पेस में, इंडियन स्पेस व्हीकल में जा पाए। हम्म। उसके बाद में अगला स्टेप है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना शुरू करना। बिल्कुल, मैं उस सवाल पे आता सर और बिल्कुल। ये एम के हिसाब से है 2028 में शुरू होकर हम्म। 2035 में पूरा करना। मतलब वो दिन दूर नहीं है कि भारत का अपना अपना स्पेस स्टेशन जी हाँ। उसमें स्पेस में होगा सर। जी हाँ। जी हाँ। और उसके बाद में अगला है चांद पे 2040 तक पहुंचना। सर और उस हम्म, जी जी जी, कंटिन्यू करें सर। और उसके बाद में जो प्लान है वो ये है कि शुक्रयान, ये शुक्र में भेजने के लिए, जैसे हमने मंगलयान के लिए एक प्रोजेक्ट हम्म। भेजा था, एक जो हमारा वो प्रोब वहां गया था, उसी हम्म। प्रकार से एक शुक्र के चारों ओर जाए। सर चूंकि जैसे कि आपने बताया कि चंद्रमा सबसे नजदीक है पृथ्वी के, और ये ग्रह कहीं उनसे ज्यादा दूरी दूरी पर होंगे, तो सर कहीं ना कहीं हाँ। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये पूरा होता होगा। और हमने देखा है कि कई बार बहुत बहुत महीने तक चक्कर लगाते रहते हैं, ये यान याद हम भेजते भी हैं। आप देखिए कि मार्स में जाने के लिए आज के दिन में साइंटिस्ट कहते हैं कि एक साल जाने में लगेगा, एक साल आने में लगेगा। तो अभी चांद से भी अगर चलेंगे तो हम्म। एक दो दिन का ही कमी होगी। जब हम्म। तक कि इतनी और हाई स्पीड के हम्म। नए स्पेस व्हीकल्स ना बने, तभी तो मार्स में जाना, पहुंचना ही, आप देखिए कि एक साल अगर किसी ने वहां जा पहुंचते हुए पहुंचना है, उसके बाद में रुकना है, वापस आना है। और हम्म। वो तो हमको पता ही है कि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। पूरा बिल्कुल। जो भी रहना पड़ेगा वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। तो स्पेस बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है, जब तक कि कहीं हम्म। ब्रह्मांड में, और मेरा विश्वास है कि होगा, हमारे पृथ्वी जैसी कोई जगह हो, या अनिल पृथ्वी सर जैसा प्लेनेट। हम्म, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि सब लोग इस वक्त एक होड़ सी लगी हुई है, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, या यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हो, इंडिया हो, या कोई भी अन्य देश हो। सब लोग चाहते हैं कि स्पेस में अपना एक स्टेशन बनाएं या स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। सर भारत अभी कहाँ खड़ा है पूरे अगर विश्व में आप देखते हैं तो, क्योंकि सब जानते हैं तो नासा इस वक्त टॉप पर है, और भारत भी बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है इसमें। और नासा में खुद में हमारे कई कई सारे परसेंट जो साइंटिस्ट हैं भारतीय हैं सर, उसमें हम सब जानते हैं। भारत अगर अपनी अचीवमेंट अगर देखें तो आज की डेट में सर कहाँ देखते हैं कि भारत का इसरो कैसे गति कर रहा है और कहाँ खड़ा है सर, चाइना के मुकाबले, रशिया के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले, या यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले। तो देखिए आप निश्चय करिए, मैं आपको सिर्फ फैक्ट दूंगा जी कि बिल्कुल आप सर। देखिए कि अ, पहला आदमी स्पेस में यूएसए ने कब भेजा, रशिया ने कब भेजा, चाइना ने कब भेजा, और हम कब भेजेंगे। हम्म। पहला आदमी चांद पे अमेरिका कब भेज रहा है, चाइना कब भेज रहा है, और हम कब भेजेंगे। हम्म। तो थोड़ा गैप है, पर बहुत बड़ा गैप नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो तो उनको, उनके पास तो कोई क्षमता ही नहीं है। हम हम्म। दुनिया के कुछ ही देशों में हैं जिनके पास में रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है, हम्म। जिनके पास में अ, मंगलयान या क्या कहते हैं, सोलर प्रोब भी भेजने की क्षमता है, हम्म। जिसके पास में सैटेलाइट बनाने की क्षमता है, कि हम पूरे स्पेस फेरिंग नेशन हैं। हम्म। पर अभी दो कदम जो हमने करने हैं, और वो हम करने वाले हैं: एक, स्पेस में ह्यूमन बीइंग को भेजना; दो, इंटर स्पेस स्टेशन बनाना; और हम्म। तीन, चांद पर रहना। और ये सब जो टारगेट्स हैं, ये हमारे ही अचीवेबल एम में है, बहुत दूर हम्म। नहीं। बहुत दूर नहीं। और क्षमताएं
इसके लिए निश्चय ही हमारे इसरो इसरो के पास में। सर चूंकि हम देख रहे हैं कि भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट दूसरे देशों के भी लॉन्च करता है, भारत हमने देखे छोटे छोटे सैटेलाइट्स कई बार स्पेस में जाते हैं। लेकिन सर अभी 2-3 बार की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई सर। एंड मौके पे आते आते हमारे कई सारे जो स्पेस में हम भेज रहे थे वो सर सबोटाज हो गए। ऐसी चर्चाएं चली कि शायद दूसरी कंट्रीज या चाइना कह लीजिए उसमें या अमेरिका कह लीजिए, शायद हमारे जो सैटेलाइट्स थे उनको उस तरीके से लॉन्च तो यहाँ से हो रहे थे लेकिन एंड टाइम पे जाके कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे, वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हो रहे थे। क्या कुछ सर टेक्निकल ग्लिचेस उसमें आए या वाकई में एक ऐसी चीज सामने आई कि शायद दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी को एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके उसको कहीं ना कहीं सैबोटाज कर रहे थे? क्योंकि हमने देखा है सर कि सेंटर ने भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया और हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब वो खुद भी इसरो गए और उसकी जांच पड़ताल की। क्या आपको भी सर ऐसा लगता है कि शायद ऐसी संभावनाएं हुई होंगी कि जब हमारे सैटेलाइट्स को डाउन किया गया और जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए सर हम? देखिए, अंदरूनी खबर तो मेरे पास में कुछ नहीं है। हम्म। मुझे जो जो मैं एक असेसमेंट ही दे सकता हूँ कि जी जी ओपन बिल्कुल बिल्कुल सोर्स सर। इंफॉर्मेशन से। रॉकेट साइंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है हम्म कि एक छोटे से फेलियर से पूरा रॉकेट, लॉन्च हम्म। होने वाला रॉकेट फेल हो सकता है। बिल्कुल। और ये बैड लक की बात है कि पीएसएलवी में ये 2 बार हुआ। 2 बार हो गया। पर आपको ये भी देखना है कि 98% टाइम पीएसएलवी बिल्कुल सक्सेसफुल है। सही किया है बिल्कुल। है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी में ऐसा होना कोई हम्म बहुत सरप्राइजिंगली नहीं है। अगर आप आज देखिए, हम्म। जापान ने 3-4 बार कोशिश कर दी है, और देशों के फेलियर होते रहते हैं। स्पेस एक्स जैसी कंपनी के भी बीच बीच में फेलियर हुए। बहुत हुए हैं तो सर बिल्कुल। ये रॉकेट, और अगर आप पुरानी कहानी देखिए, एसएलवी, हम्म। एएसएलवी, एएसएलवी। वो तो बड़ी मुश्किल से पहुंची नहीं। उनका उनका हम्म। एक टाइम पे नाम ही सी लॉन्च व्हीकल हो गया था, तो बस सी में चली जाती। ये क्षमता बहुत डिफिकल्ट और मुश्किल है। हम्म और इसमें थोड़ी सी भी कहीं पर कमी आ जाए तो टेक्निकल खराबी हो सकता है। तो हम्म मेरा विश्वास तो ये है, और कि ये टेक्निकल रीजन से हुआ है। पर जो आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा देश इसको कोशिश करे और करे, ऐसा असंभव तो नहीं है। हम्म पर ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा डिफिकल्ट है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई किसी के स्पेस एसेट्स को अटैक करता है, हम्म इट इज वॉर। हम्म। और कोई ऐसा नहीं करेगा जब तक कि हमारी किसी से लड़ाई ना हो जाए। क्योंकि सर मेरा हमने मेरा देखा, क्योंकि अब सर हम्म, जितनी भी हम देख रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है सर। नेविगेशन सिस्टम सभी देशों के पास अपने बनाने की कोशिश कर जी रहे हैं। जी भारत जी। का अपना नेविक है, हालांकि वो रिटायर करने वाला है जल्दी, और उसको दूसरा नहीं लॉन्च नहीं, करने के नया लिए आ भारत जाएगा, नया आ जाएगा, मतलब बिल्कुल उसमें भारत जो उसमें रिप्लेसमेंट काम हो कर रहा जाएगी। है। क्योंकि सर अब जिस तरीके से वर्ल्ड में पूरे इस टाइम हालात बने हुए हैं, वॉर के सिचुएशन बनी हुई है, नेविगेशन सिस्टम हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। सर उस स्पेस में भारत कहाँ स्टैंड करता है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो मैं? तो देखिए, जैसे आपने कहा कि आज के दिन में सिर्फ 3 या 3.25, 3.5 सैटेलाइट्स काम कर रही है। हम्म क्योंकि उसमें दो कारण से कमियां आई। एक तो जो उसकी एटॉमिक क्लॉक्स थी, हम्म। जो हमने एटॉमिक क्लॉक्स बाहर से ली थी, यूरोप से ली थी, जी। उनमें से काफी फेलियर रेट हाई रहा। हम्म और अभी हमारी कोशिश है कि आगे के लिए हम शायद अपने देश के अंदर ही बना पाए। हम्म और दूसरा था कि जो रिप्लेसमेंट की सैटेलाइट जानी थी, उसमें वो लॉन्च नहीं हो पाई। एक तो सैटेलाइट में ही कोई इश्यू हुआ कि वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में हम्म। नहीं पहुंच पाई, और आखिरी वाली सैटेलाइट क्योंकि पीएसएलवी लॉन्च फेलियर हो गया, तो दो बिल्कुल। सैटेलाइट की रिप्लेसमेंट नहीं हुई। पर इमिडिएटली तो ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया, पर ऐसा नहीं है। हम्म थोड़ा ही जो समय लगना है, रिसोर्सेज और काबिलियत और क्षमता है कि हम उनकी रिप्लेसमेंट सैटेलाइट जल्दी बना देंगे। अब जल्दी बहुत जरूरी है कि इसरो कितने समय में बनाता है, पर पूरी काबिलियत है हमारे अंदर उसको बनाने बिल्कुल नो डाउट सर, और उसमें लॉन्च काबिलियत करने पूरी है हमारे भारत के साथ। की। और सर मेरा आखिरी और निश्चय ही, क्योंकि हम्म वो स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, हम्म। मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट उसको जल्दी करवाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि सब देख रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर इस टाइम हो गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना तो मिसाइल्स यूज होंगी, ना ड्रोन्स यूज होंगे, सिर्फ सैटेलाइट के जरिए ही सारा युद्ध लड़ जाएगा? क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, सैटेलाइट के जरिए ही सब काम हो जाएगा सर। आपको भी लगता है ऐसा कि क्या वो
अब टाइम जल्दी आने वाला है, और इसीलिए सभी लोग, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, भारत हो या यूरोपियन यूनियन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार काम कर रहे हैं, और मून सबसे पहला सभी के लिए महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है उस चीज के लिए। सो देखिए, तो मैं इसको सारांश में अगर कहना चाहूंगा, आज के दिन में हम सब मिलिट्री में और बाहर हम्म। स्पेस पे डिपेंडेंट बहुत हो गए। हम्म। चाहे वो हमारे बैंकिंग हो, चाहे बिल्कुल। जिनको कम्युनिकेशन हो, चाहे वेदर हो, चाहे गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, हम्म। पीएनटी नेविगेशन, सब चीज में स्पेस पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश की इकोनॉमी की, देश की सिक्योरिटी की। हम्म। और इसके फलस्वरूप क्या है कि जो कुछ इन चीजों को प्रोवाइड करता है, यानी कि सैटेलाइट, उनका प्रोटेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इस नए जमाने में स्पेस की डोमेन अवेयरनेस, यानी कि ये जानना कि हम्म। हमारी एसेट्स कहाँ हैं और दुश्मन के क्या एसेट्स कहाँ हैं, एक ये बहुत जरूरी हो गया। और हम्म। साथ ही ये जरूरी हो गया कि इनको हम प्रोटेक्ट करके कैसे रखें। ये तो किसी भी देश को अगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखनी है तो करना है। और जो नई लड़ाई आप देख रहे हैं उसमें गाइडेंस सिस्टम के लिए तो डेफिनेटली सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल। शुक्रिया सर, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए, चाहे वो अमेरिकी यान को लेकर हो या भारतीय चंद्रयान को लेकर हो, मंगलयान को लेकर हो, किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर कहीं ना कहीं सैटेलाइट में जाती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, और भारत उस फहरिस्त में होगा जब जल्द ही भारतीय वैज्ञानिक भी चंद्रमा पर लैंड करेंगे और जानकारी देंगे पूरे विश्व को कि, और भारत कहीं ना कहीं उन पहले देशों में से है जिनने ये पता लगाया कि चंद्रमा पर पानी भी है। और लगातार हम आपको बताते रहेंगे किस तरीके से जो इंडियन स्पेस सिस्टम है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका भले ही इसमें भी अग्रणी बना हुआ हो, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, और लगातार उन सब चीज़ों को अचीव कर रहा है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है स्पेस टेक्नोलॉजी में। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे जुड़ने के लिए और सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच सर।